हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन ऑफ वर्क प्लेस एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो ये 2013 में पास किया गया था। The act was enacted in 2013 to provide protection to women from sexual harassment at workplace. ठीक है, तो 2013 में पारित किया गया है ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट? इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ होने वाले एक सेक्सुअल हरेसमेंट को प्रिवेंट करना है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण करना है। नेक्स्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट वायलेट्स विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो सेक्सुअल हरेसमेंट आर्टिकल 14, 15 और 21 इन तीन आर्टिकल्स को वायलेट करती है, जिसमें इक्वलिटी, प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेशन और राइट टू लिव विद डिग्निटी इन तीन आर्टिकल को वायलेट करती है। तो यह अनुच्छेद समानता का अधिकार, भेदभाव का निषेध और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार सुनिश्चित करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल कन्वेंशन इज रिफर टू इन दिस एक्ट? तो इस एक्ट में जो इंटरनेशनल कन्वेंशन रिफर किया गया है वो है CEDAW। एक्ट रिफर टू कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। इस इंटरनेशनल कन्वेंशन को यहाँ पे रिफर किया गया है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया रेटिफाई CEDAW? तो इसमें इसका अनुमोदन कब किया? भारत ने कब किया? तो 25 जून 1993, 25 जून 1953 को यहाँ पे भारत ने इसका अनुमोदन किया है ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट, द एक्ट इंश्योर विच 3 की प्रिंसिपल्स? तो जो तीन इस अधिनियम में किन मुख्य सिद्धांतों को सुनिश्चित किया गया है? तो प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल, ये तीन पिलर है इसके। तो these three pillars are the foundation of the act to ensure safety and dignity of women for women at workplace. Next, which article is right to life and dignity guaranteed? तो article 21. Next, the sexual harassment of women at workplace act is applicable to which area? तो ये कहाँ लागू होता है, कहाँ तक एक्सटेंड है? तो ये होल ऑफ इंडिया में तक एक्सटेंड होता है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 स्टेट द एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी तारीख क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिसूचित करी है ना। इसको जो इसका चलिए इसका इनैक्टमेंट डेट देख लेते हैं। पहले हम इनैक्टमेंट डेट जो है इसका 22 अप्रैल 2013 और इन्फोर्समेंट डेट अगर देखा जाए तो वो 9 दिसंबर 2013 है। ये एक्ट नंबर 14 है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 22 अप्रैल 2013 इसकी इनैक्टमेंट डेट है और इन्फोर्समेंट डेट 9 दिसंबर 2013 है। नेक्स्ट है, हु नोटिफाइज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट? तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई किया इस एक्ट को। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एग्रीड वुमेन? तो यहाँ एग्रीड वुमेन वो वुमेन जो कि वर्क प्लेस पे काम कर रही है या जो वर्क प्लेस पे भी काम नहीं कर रही, होम जो घर पे काम करने, घर से या आवास से जुड़ी हुई जो कंडीशन है वहां पे काम कर रही है, तो यहाँ पे उनको यहाँ पर एग्रीड वुमेन माना गया है जिसने अलेज किया है सेक्सुअल हेरेसमेंट का। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर है वुमेन ऑफ एनी एज, एम्प्लॉयड और नॉट, हु अलेजेस सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस और वुमेन एम्प्लॉयड इन अ डेविलिंग प्लेस। तो ये किस में बोला है? ये सेक्शन 2 क्लॉज ए में डिफाइन किया गया है। तो उपधारा 2
के ए के अनुसार एग्रीड वुमेन का दायरा व्यापक है। किसी भी आयु की महिला जो कार्यस्थल पर उत्पीड़न का दावा करती है तथा घर या आवास से जुड़ी स्थिति में वहां काम करने वाली महिला भी इसमें आएगी, है ना। एनी वुमेन ऑफ एनी एज एम्प्लॉयड और नॉट हु एलिजेस सेक्सुअल हरेसमेंट एंड इन रिलेशन टू डेवलिंग हाउस अ वुमन एम्प्लॉयड देयर, मतलब जो ऐसे डेवलिंग हाउस में काम कर रही है और वहां पे एम्प्लॉयड है, तो ऐसी वुमेन भी यहाँ पे शामिल होगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू वर्क प्लेस सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स मींस, तो यहाँ पे पूछा गया है मतलब जो कार्यस्थल पे फंड दिया जा रहा है ना, तो वहां पे फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंड दिया जा रहा है, तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी, तो अप्रोप्रिएट अगर फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है ना, फाइनेंस जो हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रहा है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जहां भी यूज किया गया है तो वहां अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। Clause B1A clarifies that if funded directly or indirectly by central government, the appropriate government is the central government. Next, which of the following is true about domestic worker? डोमेस्टिक वर्कर से रिलेटेड क्या इसमें से ट्रू बोला गया है, ठीक है। तो अ वुमन एम्प्लॉयड इन हाउस होल्ड वर्क फॉर रेमुनरेशन डायरेक्टली और थ्रू एजेंसी इज अ डोमेस्टिक वर्कर, फैमिली मेंबर एक्सक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है। तो सेक्शन ये 2 क्लॉज ई में इसको बताया गया है, क्या बताया गया है कि क्लॉज ई बोलता है डिफाइंस डोमेस्टिक वर्कर एज अ वुमन एम्प्लॉयड फॉर हाउस होल्ड वर्क फॉर रेमुनरेशन, कैश और काइंड किसी भी रूप में दिया जा रहा है, डायरेक्टली और वाया एजेंसी, एक्सक्लूड फैमिली मेंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्लॉज ई में उन्हें बोला गया डोमेस्टिक वर्कर जो क्या एम्प्लॉय कर रहे हैं, हाउस होल्ड वर्क के लिए काम कर रही है, या तो डायरेक्टली कर रही है या फिर किसी एजेंसी के थ्रू आई है ना, कैश या काइंड में किसी भी रूप में वो रेमुनरेशन पा रही है। इसमें जो मेंबर फैमिली मेंबर है उसको एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की डेफिनेशन में किसको शामिल किया गया है, तो एम्प्लॉय के एनी पर्सन एम्प्लॉयड एट वर्क प्लेस, रेगुलर, टेम्परेरी, एडहॉक, डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्टर, वॉलंटरी एक्सेट्रा, है ना। क्लॉज एफ बोलता है इंक्लूड्स पर्सन एम्प्लॉयड ऑन एनी बेसिस, रेगुलर, टेम्परेरी, डेली, कॉन्ट्रैक्टर, वॉलंटरी, विथ और विदाउट एक्सप्रेस टर्म, है ना। तो यहाँ पे इस टाइप के जो भी आएंगे वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में शामिल है। फॉर प्राइवेट वर्क प्लेस हु इज द एम्प्लॉयर अंडर द एक्ट, अगर प्राइवेट वर्क प्लेस है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन होगा इस एक्ट के तहत, तो एम्प्लॉयर जो होगा पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क प्लेस। क्लॉज जी इसके बारे में डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसके अनुसार निजी कार्यस्थल में नियोक्ता वह व्यक्ति होता है जो प्रबंधन, निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल कमिटी, इंटरनल कमिटी का मतलब क्या है, तो यहाँ इंटरनल कमिटी का मतलब होगा इंटरनल कंप्लेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 4 इन द एम्प्लॉयर्स वर्क प्लेस, ठीक है। तो जो क्लॉज एज बोलता है इंटरनल कमिटी वही इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है जो धारा 4 के तहत कार्यस्थल में गठित की जाती है। इंटरनल कमिटीज एज द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 4 फॉर द वर्क प्लेस, इट हैंडल्स कंप्लेंट इंटरनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेक्सुअल हरेसमेंट अंडर द एक्ट, ठीक है। तो एक्ट के तहत सेक्सुअल हरेसमेंट के तहत किसको शामिल किया गया है, सेक्सुअल हरेसमेंट के फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स और शोइंग पोर्नोग्राफी, तो ये सब सारी चीजें जो है ये सब सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत शामिल की गई, तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। क्लॉज एन, सेक्शन 2 का क्लॉज एन बोलता है उपरोक्त सभी प्रकार के जो भी शारीरिक संपर्क, यौन फायदे की मांग, अश्लील टिप्पणियां, पोर्न दिखाना आदि यौन उत्पीड़न में आते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस, वर्क प्लेस की डेफिनेशन में इनमें से किसको शामिल नहीं किया गया है, तो ओनली प्राइवेट रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉय नॉट यूज फॉर वर्क, है ना। तो
तो इसको शामिल नहीं किया है। बाकी क्या क्या शामिल है, एनी डिपार्टमेंट और ऑफिस फंडेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, hospitals and nursing homes, any place visited by employee during course of employment, including employer provided transport। तो ये सब इसमें शामिल किया गया। क्लॉज ओ बोलता है कि उसमें लिस्ट दिए मेनी इंक्लूजन है गवर्नमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स institution, places visited in course of employment, dwelling place if employment occurs, private residence not related to work will not be workplace। तो प्राइवेट अगर रेसिडेंस है वो अगर वर्क के लिए एम्प्लॉय नहीं किया, मतलब नहीं लिया गया, तो वर्क प्लेस के रूप में नहीं है आएगा। डज वर्क प्लेस इंक्लूड अ डेवलिंग प्लेस और हाउस? तो क्या जो वर्क प्लेस है उसमें डेवलिंग हाउस और वो शामिल है? तो हाँ, इफ वुमेन इज एम्प्लॉयड देयर इज डोमेस्टिक वर्कर और एम्प्लॉयमेंट अराइजेस आउट ऑफ दैट डेवलिंग। अगर जो एम्प्लॉय किसी महिला को एम्प्लॉय किया गया एक डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करने के लिए अगर रखा गया है, तो वो फिर वर्क प्लेस की जो डेवलिंग हाउस है वो भी वर्क प्लेस के कैटेगरी में आएगा। What is the unorganized sector under the act? इस एक्ट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहा गया है? तो enterprises owned by individuals or self-employed producing goods, services, and if it is employees worker, they are fewer than 10। हाँ, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा? ऐसा मतलब इंटरप्राइजेज है जो जिसमें क्या है 10 से कम लोग कार्य कर रहे हैं ना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 से कम कर्मचारी कार्यरत है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई ब्यूटी पार्लर चल रहा है जिसमें 5 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएगा। क्लॉज पी के अनुसार अनऑर्गेनाइज सेक्टर वे छोटे उद्यम है जो व्यक्तियों द्वारा संचालित हो और जिनमें काम करने वाले यदि हो तो 10 से मतलब कम हो। व्यक्ति चला रहे हैं लेकिन 10 से कम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिफर्स टू। तो यहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसको रिफर किया गया है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी नॉमिनेटेड अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाई है जिसके जो उसका अध्यक्ष होगा, है ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो मतलब उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेंगे। Clause L defines presiding officer as the presiding officer of the internal complaint committees as nominated under section 4 subsection 2। नेक्स्ट है हु इज रिस्पोंडेंट इन कंप्लेंट अंडर द एक्ट। तो रिस्पोंडेंट कौन होगा इसमें? तो रिस्पोंडेंट जो होगा एनी पर्सन अगेंस्ट होम द एग्रीड वुमेन हैज मेड अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 के तहत जिस व्यक्ति के विरुद्ध महिला ने कंप्लेंट की है वो यहाँ रिस्पोंडेंट कहलाएगा। ये क्लॉज एम में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है अंडर क्लॉज जी हु मे बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू वर्क प्लेस। तो यहाँ पे पर्सन जो डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉय, तो इस व्यक्ति को एम्प्लॉयर बोला गया है। तो संविदात्मक दायित्व निभाने वाले व्यक्ति जैसे ठेकेदार भी नियोक्ता माना जा सकता है। The Act defines Section 2 are narrow and limited only for formal sector, excluding domestic worker and unorganized sector। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रू और फॉल्स के रूप में बताना है कि जो सेक्शन 2 है ये नैरो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर को ही लेता है, बाकी डोमेस्टिक वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंक्लूड नहीं करता है, तो ये फॉल्स है। नहीं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और उस पर भी बात करता है, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है, तो यहाँ पे ये राइट ऑप्शन ये फॉल्स है। नहीं, ये इसका वाइडर है, ये नैरो लिमिटेड इसका मीनिंग नहीं है। तो the act intentionally use broad definition, includes domestic worker, unorganized sector,
voluntary contract worker, dwelling places etc. to cover diverse workplaces and workers। तो ये सबको शामिल करता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल सेक्टर को शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 व्हाट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एट एनी वर्क प्लेस। तो क्या स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, तो सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन को यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है। Section 3 subsection 1 clearly state that no women shall be subject to sexual harassment at any workplace। तो इसमें स्पष्ट रूप से बोला है कि किसी भी महिला को किसी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 इस बारे में ये बोलता है कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट क्या है, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ विमेन, ये सेक्शन 3 क्लॉज 1 बोलता है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। तो निम्न में से कौन सी स्थिति धारा 3 क्लॉज 2 के अनुसार यौन उत्पीड़न मानी जाती है। तो यहाँ पे अब ये पूछा गया है कि इसमें से किसको सेक्सुअल हरेसमेंट एक्चुअल में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लाइड प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, तो प्राथमिकता देने का स्पष्ट या अप्रत्यक्ष वादा, अगर इस टाइप का अगर कुछ किया गया। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं जिसको मतलब क्लियरली बोला गया है कि सेक्सुअल हरेसमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। Clause 1 of Section 3 subsection 2 covers situation where a woman is promised better treatment in exchange for sexual favor। तो उसको बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा, इस टाइप से मतलब उसको पदोन्नति मिलेगी, बेहतर व्यवहार किया जाएगा अगर सेक्सुअल फेवर कुछ इस तरीके से किया गया है ना, तो ऐसा मिलेगा। अगर इस तरीके का भी अगर कोई ऑफर किया गया है तो उस सिचुएशन को भी यहाँ पे या प्रॉमिस किया गया है तो इस सिचुएशन को यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट की कैटेगरी में लाया जाएगा। नेक्स्ट है यदि महिला यौन प्रस्ताव अस्वीकार करती है और उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है तो ये किस उपधारा के अंतर्गत आता है। तो ये क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है ना। सेक्शन 3 के जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के क्लॉज 2 है उसमें ये बोला गया है कि अगर वो सेक्सुअल एडवांसेस के लिए मना करती, मतलब उसके लिए मना कर देती है, अनुग्रह जो उससे किया गया है, तो उसको मतलब उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये क्लॉज 2 बात करता है। फर्स्ट क्लॉज क्या बोलता है, वो प्रॉमिस किया जा रहा है कि अगर वो ऐसा मतलब प्रमोशन हो जाएगा, उसको बेनिफिट मिलेगा सेक्सुअल फेवर के एक्सचेंज में, वहां पे ये है। क्लॉज 2 में बोला है कि अगर वो उसको थ्रेट दिया गया है कि धमकी दी जा रही है कि अगर वो इसको नहीं सेक्सुअल डिमांड को पूरा नहीं करते है ना तो वो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा या उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो थ्रेट दिया गया है वो क्लॉज 2 में दिया गया है। रोजगार में हानिकारक व्यवहार की अप्रत्यक्ष स्पष्ट धमकी शामिल है क्लॉज 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट है विच क्लॉज रिफर्स टू थ्रेट कंसर्निंग अ वुमन्स प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो कौन सी उपधारा में महिला के जो वर्तमान या भविष्य के रोजगार की स्थिति से धमकी दी गई है ना। तो ये क्लॉज 3 के अंतर्गत ये ऐसी धमकी दी गई है। मतलब यहाँ पे क्या जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब कि अगर उसको कुछ ऑफर किया, बोले अगर तुम कोऑपरेट नहीं कर रही हो है ना तो तुमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में तुम्हारा प्रमोशन होने नहीं दूंगा। तो इस टाइप की तरीके के जो अगर थ्रेट दिया जा रहा है तो वो क्लॉज 3 के अंतर्गत आएगा। क्लॉज 3 मेंशन इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। मतलब उसके प्रेजेंट में अगर अभी उसका प्रमोशन होने वाला है तो उसको प्रमोशन नहीं होने दे रहा है, फ्यूचर में नहीं होगा, इस टाइप का थ्रेट दिया जा रहा है तो ये इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ हॉस्टाइल और ऑफेंसिव इन्वायरमेंट एट वर्क प्लेस अमाउंट टू। अगर मतलब इसमें ये पूछा गया है कि
मतलब ऐसा बोला गया है कि वो काम कर रहे हैं उसमें कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है या उसको इस तरीके से माहौल दिया जा रहा है, मतलब एक तरीके से शत्रुतापूर्ण टाइप का है ना, इस टाइप से कि जहाँ उसको भय रहे, अपमान टाइप का फील हो, है ना, ऐसी अगर वातावरण बनाया जा रहा है तो भी वो इस सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर है इंटरफेरेंस विथ हर वर्क, उस कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन 3 अप्लाइज टू, सेक्शन 3 कहाँ अप्लाई होगा, तो ऑल वर्क प्लेस इंक्लूडिंग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों ही सेक्टर पे लागू होगा। यह अधिनियम किसी भी कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें सरकारी, निजी, संगठित और असंगठित क्षेत्र शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मस्ट कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एट वर्क प्लेस, किसे मतलब इस कमिटी को बनाना, उसका गठन करना अनिवार्य है, किसको बोला गया है, तो एवरी एम्प्लॉयर ऑफ वर्क प्लेस बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, है ना, तो प्रत्येक कार्यस्थल का नियोक्ता लिखित आदेश द्वारा उसको ये बनाना जरूरी है। तो सेक्शन 4 बोलता है requires that the employer must by written order constitute the ICC for the workplace. It is not a voluntary team or outside magistrate, responsibility lies with the employer. तो धारा 4 क्या बोलता है, नियोक्ता को लिखित आदेश द्वारा आईसीसी का गठन करना अनिवार्य है, यह कर्मचारियों की स्वैच्छिक टीम नहीं होती और न ही यह किसी बाहरी अधिकारी का काम है। नेक्स्ट है वेयर वर्क प्लेस हैव ऑफिसेस एट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर आईसीसी, यदि कार्यस्थल के कार्यालय विभिन्न प्रशासकीय इकाइयों में स्थित है तो आईसीसी के संबंध में क्या आवश्यक है, ये मतलब ये जो कमेटी बनानी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, अगर उस ऐसी कोई यूनिट है, ऑफिस है, उसके अलग अलग जगह उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, तो क्या उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, तो सभी को यहाँ पे आईसीसी एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिस, तो ये जो ऐसी कमेटी है वो सभी ऑफिस में गठन करनी होगी, है ना, तो द proviso to section 4 subsection 1 state that where office or unit are at different places, an internal committee shall be constituted at all administrative unit और offices। तो अगर धारा 4 में ये बोला गया है कि अगर अलग अलग ऑफिसेस है, अगर किसी यूनिट का अलग अलग ऑफिसेस है तो हर ऑफिसेस में मतलब ये कमिटी बनाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शुड बी द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द आईसीसी आइडियली, मतलब किसको अध्यक्ष के रूप में, आदर्श रूप में कौन होना चाहिए, किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो अपॉइंट करने की बात की है, वुमेन एम्प्लॉयड एट अ सीनियर लेवल एट द वर्क प्लेस, है ना, तो कार्यस्थल की एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए। तो सेक्शन 2 का सेक्शन 4 सबसेक्शन 2A जो बोलता है कि अध्यक्ष कार्यस्थल की वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी में से होना चाहिए ताकि आईसीसी का जो नेतृत्व है वरिष्ठ महिला द्वारा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉई मेंबर एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिक्वायर्ड ऑन द आईसीसी, तो इस कमिटी में कम से कम कितने एम्प्लॉय मेंबर होना चाहिए, तो कम से कम इसमें बोला गया है नॉट लेस देन 2 मेंबर, है ना, 2 से कम नहीं होना चाहिए। सेक्शन 4 क्लॉज 2B में बोला गया मैंडेट नॉट लेस देन 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय में से 2 से कम नहीं होना चाहिए, प्रिफरेबली कमिटी टू वुमेन्स कॉज और विथ सोशल और लीगल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें किसको प्रिफर किया जाएगा, जिसमें सामाजिक कार्य और कानूनी ज्ञान का अनुभव हो, उनको वहां पे मतलब प्रिफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर फ्रॉम द आईसीसी, तो आईसीसी
के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या मेंबर है उसको हटाने का क्या ग्राउंड्स इसमें से बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन दे कॉन्ट्रावेन सेक्शन 16 और आर कन्विक्टेड और हैव डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग और एब्यूज पोजीशन प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। तो अगर धारा 16 का उल्लंघन किया हो या फिर उन पर आरोप या दोष सिद्धि हुई है, अनुशासिक मामला चल रहा हो या कोई पद का दुरुपयोग सार्वजनिक हित के खिलाफ किया हो, तो ऐसे तो ये ग्राउंड्स बन सकते हैं उनको वहां से रिमूव, इस कमिटी से रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मे बी नोटिफाइड एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर सेक्शन 5। धारा 5 के तहत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो अपॉइंट होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर, इनमें से किसी को भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है सेक्शन 5 के तहत। Section 5 permits the appropriate government to notify the district magistrate, additional district magistrate, collector और deputy collector as the district officer to exercise power under the act। तो यहाँ पर जो appropriate government है वो किसको अपॉइंट कर सकती है, जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उप कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ अपॉइंट कर सकती है, नोटिफाइड कर सकती है कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर विच एस्टेब्लिशमेंट। तो लोकल कमिटी किन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, एस्टेब्लिशमेंट में बनाई जाएगी। लोकल कमिटी जो बनाई जाएगी जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट वेयर आईसीसी हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूट, तो जहाँ पर इंटरनल जो कमिटी है वो नहीं कंप्लेंट कमिटी नहीं बनाई गई है तो वहां पर लोकल कमिटी होगी। और ड्यू टू हैविंग लेस देन 10 वर्कर, और इंटरनल कमिटी क्यों नहीं है, क्योंकि 10 से कम वहां पे कर्मचारी वर्कर है ना, तो वहां पर फिर लोकल कमिटी बनाई जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लोकल कमिटी वहां बनाएगा जहां पे 10 से कम एम्प्लॉई है या आईसीसी वहां पे कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है। या फिर कंप्लेन अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, या फिर जो कंप्लेन हुई है एम्प्लॉयर के ही अगेंस्ट की गई है तो वहां पर लोकल कमिटी बनाई जाएगी। सेक्शन 6 subsection 1 mandates district officer to constitute a local committee to receive complaint from establishment where an internal committee has not been formed because they have fewer than 10 workers, जहाँ पे 10 से कम वर्कर है ना, वहाँ पे कमिटी नहीं बनाई है, और वेयर द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अ नोडल ऑफिसर टू फॉरवर्ड कंप्लेंट टू द लोकल कमिटी एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, है ना। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन पूछा गया है कि जो शिकायत आई है ना, उसको लोकल कमिटी को कितने टाइम में भेजना पड़ेगा। तो लोकल कमिटी के पास शिकायत कितने दिनों में जाएगी, तो 7 दिन के अंतर्गत भेजना होगा। जैसे ही अगर नोडल ऑफिसर के पास कोई शिकायत आती है तो वो लोकल कमिटी को 7 दिन के अंदर भेजेगा। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 रिक्वायर्स द डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर टू फॉरवर्ड रिसीव कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट आई है उसको फॉरवर्ड करना है टू द कंसर्न लोकल कमिटी विद इन 7 डेज। तो 7 दिन के अंतर्गत उसको फॉरवर्ड करना होगा। नेक्स्ट है द जुडिक्शन ऑफ लोकल कमिटी एक्सटेंड टू, जो लोकल कमिटी है उसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। ठीक है, उसका जुडिक्शन क्या होगा, तो उसका जुडिक्शन होगा द एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज कॉन्स्टिट्यूट, तो उन जिलों के लिए उन क्षेत्रों तक जहां पर वो गठित की गई है। ठीक है, तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 स्पेसिफाई द लोकल कमिटीज जुरिडिक्शन एक्सटेंड टू द एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट where it is constitute, it is geographical limited within the district। तो लोकल कमिटी का अधिकार उस जिले के उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित होगा जहां उसे गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एलिजिबल टू नॉमिनेटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द लोकल कमिटी अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पे लोकल कमिटी के चेयरपर्सन के रूप में किसको नॉमिनेट किया जाएगा सेक्शन 7(1) के अकॉर्डिंग,
तो एमिनेंट वुमेन इन सोशल वर्क कमिटेड टू द कॉज ऑफ वीमेन, तो सामाजिक कार्य में प्रतिष्ठित और महिला कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध महिला को यहाँ पर चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में इसके बारे में बोला गया है कि अध्यक्ष सामाजिक कार्य में प्रतिष्ठित और महिलाओं के कारण के प्रति प्रतिबद्ध महिला से नामित किया जाएगा। Next question, who is an ex officio member of local committee as per section 7 subsection 1D? तो लोकल कमिटी का एक्स ऑफिशियल सदस्य कौन होगा? तो जो इसका जो सदस्य होगा वो होगा द ऑफिसर डीलिंग विथ सोशल वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1D क्या बोलता है? जिला में सामाजिक कल्याण या महिला व बाल विकास से संबंधित अधिकारी लोकल कमेटी का एक्स ऑफिशियो सदस्य होगा ताकि सरकारी यंत्रणा जुड़ी रहे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द लोकल कमिटी? तो लोकल कमिटी जो है उसके अध्यक्ष और सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल क्या है ना? तो उनका अधिकतम कार्यकाल जो होगा वो 3 वर्ष तक होगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, अंडर विच ग्राउंड कैन द चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ लोकल कमिटी बी रिमूव्ड? किस ग्राउंड पर इनको हटाया जा सकता है ना? चेयरपर्सन या मेंबर को किस ग्राउंड पर हटाया जा सकता है? तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 16, कन्विक्शन और इंक्वायरी पेंडिंग, गिल्टी पेंडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और एब्यूसेस ऑफ पोजीशन प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो इन ग्राउंड पर उनको चेयरपर्सन और मेंबर को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये ग्राउंड्स होंगे कि इस आधार पर इनको बाहर कर सकते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में बोला गया है कि गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं, धारा 16 के अकॉर्डिंग अपराध में दोष सिद्धि है, जांच लंबित है, कोई सी अनुशासनिक दोष है, लंबित कार्रवाई है, या पद का दुरुपयोग जिससे पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के खिलाफ हो, तो ऐसे ग्राउंड्स पर उनको बाहर किया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।